हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पर लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन अ मैथमेटिक्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशन को स्थापित करने के लिए यूज किए जाते हैं। या बोल सकते हैं कि दो वेरिएबल हैं उनके बीच में अगर हमको रिलेशन स्थापित करना है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के द्वारा कर सकते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शंस के द्वारा हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को स्थापित कर सकते हैं। ओके, हाँ, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में हम बताएंगे, फिर उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में बताएंगे, फिर कंबाइंड प्रोपोर्शंस के बारे में बताएंगे, यूनिटरी मेथड बताएंगे, रूल ऑफ थ्री बताएंगे, परसेंटेज के बारे में बताएंगे। हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होता क्या है। एक्चुअली में मैंने तो बोल तो दिया कि दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर या रिलेशन को स्थापित करने के लिए डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शंस का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होता क्या है, जब हमको कोई दो क्वांटिटी गिवन होती है, व्हेन टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, टू क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस दैट एज वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज, ओके, इन द सेम रेशियो, एंड एज वन क्वांटिटी डिक्रीज द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज इन द सेम रेशियो। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर दो क्वांटिटी गिवन है, सपोज मैंने मान लिया एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y में, तो बोला जाएगा कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बोला जाए तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये हो गया रिलेशन। अब ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के वाई। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा तो क्या 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 केस बनेंगे। पहले केस में अगर y इंक्रीज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में x भी इंक्रीज होगा विद द सेम रेशियो। ओके, सिमिलरली अगर y डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा। मीन अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। दो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं आप स्टूडेंट। चलिए मैथमेटिकली दो क्वांटिटी x एंड y हैं और x को बोला जाए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको ऐसे लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा x अपॉन वाई इक्वल टू के या x इक्वल टू के वाई। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, अब आपको अगर दो या दो से अधिक क्वांटिटी गिवन हो तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करके, अगर आपको तीन क्वांटिटी बोला जाए कि सपोज मान लिया कि x1 y1 x2 y2 आर फोर क्वांटिटीज हैं, और बोला जाए कि x1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y1 एंड x2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y2, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा के y1, x2 क्या हो जाएगा के y2। ठीक है, तो x1 अपॉन x2 दिस इक्वल टू y1 अपॉन y2 हमें मिल जाएगा। हमें क्या, हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अगर हमको कोई तीन क्वांटिटी गिवन है और ये रिलेशन बोल दिया जाए तो हम चौथी क्वांटिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, x1 अपॉन x2 दिस इक्वल टू y1 अपॉन y2, और रिलेशन क्या है, x1 y1 x2 y2 में क्या है, ये x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है और x2 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2 है। ओके, यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हैं फॉर्मूलेस को। ओके, एग्जांपल देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, डबलिंग द डिस्टेंस विल रिजल्ट इन द डबल स्पीड। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पीड है इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, ठीक है। और एग्जांपल में क्या है, द स्पीड ऑफ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या स्पीड भी डबल हो जाएगी, कैसे? जैसे अगर हमको स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ के मान लिया, के इंटू डिस्टेंस, के इक्वल टू क्या है 1/टाइम, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस को दोगुना करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड को भी दोगुना करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू स्पीड इक्वल टू के इंटू 2 डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज 2 डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू सॉरी 2 इंटू स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू डिस्टेंस। ओके, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या है, इन अ कॉन्ट्रास्ट व्हेन टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मींस दैट एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज इन द सेम रेशियो एंड वाइस वर्सा। ओके, क्या बोला गया है कि अगर दो क्वांटिटी हैं, अगर उनको बोला जाए कि एक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या रिलेशन होगा, अगर बोला जाए इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ओके, जब हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू के अपॉन वाई, वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, और क्या कंडीशन है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेगी, पहला केस। दूसरा केस है अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। पहला केस है कि अगर y इंक्रीज करेगा तो x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा, अगर y डिक्रीज करेगा तो x क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये है इनवर्स प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को। तो इसको मैथमेटिकली बोला जाए कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बोला जाए या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोला जाए तो आप इजीली समझ सकते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y बोला जाएगा तो इसको x ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन वाई, k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू k। वही तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चार क्वांटिटी एक साथ गिवन है, x1 y1 x2 एंड y2 क्या है, चार क्वांटिटी आपको गिवन है और बोला जाए कि x1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y1 और x2 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y2, तो x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1 क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, यहां से मिलेगा x2 इंटू y2 इक्वल टू k, वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक है। अगर आपको चार क्वांटिटी गिवन है और उनमें रिलेशन गिवन है, x1 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y1 है एंड x2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y2 है, तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन की हेल्प से हम, अगर हमको चार क्वांटिटी में से तीन क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है और चौथी क्वांटिटी आपको अननोन दे रखी है और बोला गया कि x1 y1 से रिलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x2 y2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखते हैं कि द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट अ जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, इफ मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीजेज। क्या इसको हम दूसरे शब्दों में बोले, क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 अपॉन टाइम टेकन, या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है टाइम टेकन। या फिर आपको क्लियरली बता दें कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम टेकन होता है,
ऐसे पढ़ सकते हैं इसे, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, और इसमें बोला गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे कोई काम को, किसी काम को 10 व्यक्ति 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स की संख्या बढ़ा दें तो टाइम, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। जैसे कोई काम को मैंने बोला कि 10 व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करते थे, अगर हमें वही नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उनकी जगह मैं 10 की जगह 20 कर दूं तो टाइम कम लगेगा ना, ऑब्वियसली बात है। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, ठीक है। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंबाइंड प्रोपोर्शंस। ओके, क्या इन सम केसेस क्वांटिटीज मे बी रिलेटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो कंबाइंड प्रोपोर्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, कंबाइंड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंबाइंड प्रोपोर्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अगर बोला जाए कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो ऐसे लिख देंगे x अपॉन y इक्वल टू k1, और बोला जाए कि y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है z है तो y अपॉन z इक्वल टू k2, तो x अपॉन z क्या हो जाएगा? k1 इंटू k2। वो कैसे? x अपॉन y इंटू y अपॉन z क्या हो जाएगा? k1 इंटू k2, और ये क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, ये x अपॉन z ही तो है, तो यही तो लिखा ना, x अपॉन z इक्वल टू k1 इंटू k2। ओके, अब फोर्थ टाइप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड्स। In direct proportion, the unitary method states that the quantity of one variable increase or decrease in the same ratio as the other variable। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या है कि जो कि क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में जो अदर वेरिएबल है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर डिक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिफ्थ टाइप का कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूल ऑफ थ्री। ये क्या होता है? द रूल ऑफ थ्री इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। रूल ऑफ थ्री क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, इट हेल्प्स टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन और द मीन प्रोपोर्शन व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर गिवन। ओके, तो रूल ऑफ थ्री क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शंस और मीन प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं जब हमको थ्री क्वांटिटी गिवन हो। ओके, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इफ थ्री पेंसिल कॉस्ट $6, हाउ मच डू 5 पेंसिल कॉस्ट? तो रूल ऑफ थ्री के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या तीन क्वांटिटी गिवन है और चौथी क्वांटिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3/6 दिस इक्वल टू 5/x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? $10। तीन पेंसिल $6 में आती हैं, तो 5 पेंसिल कितने डॉलर में आएंगी? $10 में आएंगी। ओके, अब सिक्स टाइप के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसे बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज ऑब्टेन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जो परसेंटेज भी होता है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाई अ सर्टेन परसेंटेज देन द न्यू प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओरिजिनल प्राइस। ओके, हम क्या करेंगे? 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के रिलेटेड। ओके, तो पहला टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस प्रॉब्लम, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शंस प्रॉब्लम। इसमें क्या आपको बोला जा सकता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, एक क्वांटिटी दे रखी है और दूसरी क्वांटिटी दे रखी है कि l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब इनमें से x, y, l, m में से एक आपको अननोन दे दिया जाएगा और तीन की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको चौथी की वैल्यू निकालनी होगी अननोन की। ठीक है, और इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में कॉन्सेप्ट में इसी टाइप के प्रॉब्लम बनेगा। थर्ड टाइप में कंबाइंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। फोर्थ टाइप है परसेंटेज एंड प्रोपोर्शंस। फिफ्थ टाइप है यूनिटरी मेथड प्रॉब्लम। सिक्स टाइप की प्रॉब्लम है रूल ऑफ थ्री प्रॉब्लम। सेवन टाइप की प्रॉब्लम है एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री। एट टाइप की प्रॉब्लम है करेंसी कन्वर्जन। नाइन्थ टाइप की प्रॉब्लम है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। 10th टाइप की प्रॉब्लम है बिजनेस एंड फाइनेंस प्रॉब्लम। ओके, हम क्या करेंगे? 1 by 1 जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शंस
सच एज अ टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, स्पीड एंड टाइम प्रॉब्लम etc। ओके, जैसे क्या होता है कि स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस, है ना। तो पहला प्रॉब्लम है, इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 6 वर्कर टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि जो हमें पता होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं नम सॉरी टाइम टेकन, या इसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1 अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू टाइम टेकन इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 4 वर्कर्स हैं, वो प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 डेज में, तो हो जाएगा 4 इंटू 12 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब पूछा गया कि जो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे जब 6 वर्कर्स काम करेंगे। तो मान लिया जो नंबर ऑफ डेज या टाइम टेकन बाई 6 वर्कर्स इक्वल टू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 6 इंटू डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 12 दिस इक्वल टू 6 इंटू डी। तो डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू 12 अपॉन 6, डी इक्वल टू कितना मिला, 48 अपॉन 6, दिस इंप्लाई डी इक्वल टू कितना मिला, 8 डेज। ओके, डी की वैल्यू कितनी आई, 8 डेज। ओके, अब हम सेकंड टाइप की क्वेश्चन को देखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शंस प्रॉब्लम, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनवर्स प्रोपोर्शंस सच एज अ वर्क टाइम प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्कर्स प्रॉब्लम etc। तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, क्या है, इफ 6 वर्कर कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 8 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 12 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। तो आपने क्या गिवन है, W1 इक्वल टू 6 है, D1 इक्वल टू कितना गिवन है, 8 डेज। ठीक है, मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12 वर्कर्स कितने हैं, D2 हमें निकालना है, और W2 कितना क्या मैंने 12। तो इक्वेशन क्या होती है, W1 इंटू D1 दिस इक्वल टू D2 इंटू W2। इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया, वो कैसे कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज या टाइम टेकन आप बोल सकते हैं। तो क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज दिस इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, तो W1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू हमें पता है, तो D2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 इंटू D1 अपॉन W2, दिस इंप्लाइज D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है 6, D1 की वैल्यू कितनी है 8, W2 की वैल्यू कितनी है 12, ये क्या हो जाएगा 48 अपॉन 12, तो D2 कितना आ गया 4 डेज। ओके, हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या है, कंबाइंड प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस वेयर टू और मोर क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन अ कंबाइंड मैनर। तो प्रॉब्लम देखते हैं, इफ 12 men can build a wall in 15 days, how many days will it take for 20 men to build the half of the wall। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो 12 men हैं वो 15 डेज में वॉल को बिल्ड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगी 12 इंटू 15 दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ मैन्स इनटू
नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना है 12 इंटू 15 दिस इक्वल टू कितना होता है 180। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो 20 व्यक्ति हैं और जो वॉल है उसकी लंबाई आधी कर दी जाए तो कितने दिनों में बना देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मैन कितने हैं 20। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हमको निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं कि अगर जो वॉल है उसकी लंबाई क्या कर दी गई है कम कर दी गई है। ओके, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। इफ 12 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 20 men टू बिल्ड द वॉल। सॉल्यूशन देखते हैं। यह प्रॉब्लम इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। हमें पता होता है कि नंबर ऑफ मैन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के। तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या मिलेगा कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो हमें m1 इक्वल टू कितना के मैंने 12, d1 कितना के मैंने 15, m2 कितना के मैंने हमें 20, d2 क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। हमें क्या निकालना है d2, तो d2 इक्वल टू क्या होता है m1 इंटू d1 अपॉन m2। d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी के मैंने हमें 12 इंटू d1 की वैल्यू कितनी के मैंने 15, m2 की वैल्यू कितनी के मैंने 20। न्यूमरेटर में हो जाएगा 180 अपॉन 20। तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 डेज। ओके, तो आज स्टूडेंट हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बताया एंड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जो पार्ट बचे हैं इस लेक्चर में हमने क्या क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व की, इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, कंबाइन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट बचे हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।